जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप और यूट्यूब चैनल में। दोस्तों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। और दोस्तों आज हम रीतिकाल से महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने वाले हैं। कल अपन ने दोस्तों रुद्र संप्रदाय तक पढ़ दिया था कि सर रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते विष्णु स्वामी। यहां तक अपन ने पढ़ा था। अब इसके आगे हमें पढ़ना है, इसके आगे अपन रीतिकाल के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रीतिकाल के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो निचोड़ है दोस्तों, उसको पढ़ेंगे। सभी लोग तैयार हैं तो एक बार जल्दी से बोल है ना दोस्तों, लाइक जरूर कर देना। और आचार्य शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। अपन ने दोस्तों कई बार पढ़ा कि सर अगर नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, तो आप क्या बताओगे? रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? केशव दास। अगर आपसे पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, तब आप किसे लगाओगे? चिंतामणि। किसे लगाओगे दोस्तों? चिंतामणि। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना। डॉक्टर नगेंद्र श्याम सुंदर आदि ने दोस्तों केशव दास को माना। और क्वेश्चन दो प्रकार के यहां पर पूछे जाते हैं। एक तो यही पूछा जाता है कि आचार्य शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा। मैंने कई बार बताया है, काव्य, कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत केशव दास, और कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? अज्ञेय को कहा जाता है। 1700 से लेकर के दोस्तों 1900 ईस्वी का जो युग माना जाता है ना, संवत 1700 से 1900 संवत 1700 से 1900 का जो युग है वो रीतिकाल का युग है। ठीक है, भूषण रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं दोस्तों। भूषण के बारे में अपन ने पढ़ा है कि सर रीतिकाल में वीर रस के कवि माने जाते हैं। कौन? वीर रस के कवि कौन माने जाते हैं? वीर रस के कवि माने जाते हैं भूषण। और दोस्तों भूषण रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, इनको अपन को याद रखना है। ठीक है, सुजान सागर के लेखक कौन है? तो घनानंद है। सुजान का सागर, सुजान सागर, घनानंद। ठीक है, याद रखो। बिहारी सत्सई पर फिरंगे सत्सई टीका के लेखक कौन है? आनंदलाल शर्मा। आनंदलाल शर्मा है ना, ये फिरंगे सत्सई टीका लिखी दोस्तों बिहारी सत्सई। बिहारी सत्सई, इसमें कितने दोहे हैं? एक क्वेश्चन ये आता है, जल्दी से बताओ। बिहारी सत्सई में कितने दोहे माने जाते हैं? तो फटाक से आपको बताना है। और बिहारी सत्सई क्या है? मुक्तक काव्य है। बिहारी सत्सई क्या है? मुक्तक काव्य है। इसमें दोहे कितने हैं वो आपको बताना है। और बिहारी सत्सई पर फिरंगे सत्सई नामक जो टीका लिखी है वो किसने लिखी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो किसने लिखी टीका? आनंदलाल शर्मा ने लिखी। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना? आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना? तब आपका उत्तर होता है चिंतामणि को। किसे माना? चिंतामणि को माना। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहां से जितने क्वेश्चन बनेंगे, अब इसमें डाउट्स रहता है कैसा, मैंने कई बार आपको क्लियर किया है। अपन ने क्लियर किया है कि सर इसके 713 दोहे भी देखने को मिलते हैं, 719 दोहे भी किसी किसी बुक में मिलते हैं, 723 दोहे भी मिलते हैं। लेकिन अधिकांशतः आपसे पूछा जाता है कि दोस्तों है ना, इसको आपको याद रखना है कि आपके ऑप्शन में अगर 713 दिया हो और आपसे पूछा गया हो कि बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं, तब आपको 713 लगाना है। अगर आपके ऑप्शन में 719 दिया हो तो 719 लगाना है। दोनों आपको नहीं दिया जाएगा, दो में से आपको एक मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना 713 और 719 में। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहां पर आते बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं दोस्तों। आपको पता है रीतिकाल को 3 काव्यधाराओं में बांटा गया। एक तो रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। ठीक है, ये 3 काव्यधाराओं में बांटा गया। अब आपको यहां पर बताना है कि रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तो उत्तर हो जाएगा बिहारी। कौन है? बिहारी जी, है ना। और ब्रह बारिश बोधा की रचना है दोस्तों। ब्रह बारिश, बोले ब्रह की इतनी बारिश हुई कि क्या बन गए? बोले सर बोधा बन गए। ब्रह की बारिश में बोधा बन गए। तो ब्रह बारिश के रचनाकार बोधा कवि हैं। बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ये भी आपको याद रखना है।
गंगा लहरी पद्माकर की रचना है दोस्तों। गंगा लहरी और कौन कौन की रचना है, जल्दी से बताओ। पद्माकर की तो है ही, बाकी और किसने इसी नाम से रचना लिखी है? पद्माकर की रचना है गंगा लहरी, और कौन की है कमेंट में लिखना है। काव्य निर्णय की रचनाकार भिखारी दास। बोले भिखारी बन जाओ तो काव्य का निर्णय जल्दी होने लगता है ना, तो भिखारी काव्य का निर्णय जल्दी लेते हैं तो भिखारी दास हैं, है ना। भिखारी दास दोस्तों रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के रीति काल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं भिखारी दास। और इनकी एक रचना है काव्य निर्णय। काव्य निर्णय कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर होता है भिखारी दास। ठीक है, गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। और किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की भी अनुदित रचना है। ठीक है, तो ये गंगा लहरी भी अपन को याद रखना है। ठीक है, जाति विलास के रचयिता कौन है? तो जाति विलास देव, तो जाति को विलास देव। ठीक है, तो जाति विलास किसकी रचना है दोस्तों? देव कवि की रचना है। जाति विलास देव कवि की रचना है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी थी दोस्तों, है ना। आपको पता है कि भूषण का वास्तविक नाम क्या था? जिनको पता है वो कमेंट में जरूर लिखेंगे। भूषण का वास्तविक नाम क्या है कमेंट में आपको लिखना है। और भूषण की जो उपाधि दी थी दोस्तों वो किसने दी थी? सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। ये आपको याद रख लेना, ये क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, अब रामचंद्रिका पढ़ते हैं दोस्तों अपन। रामचंद्रिका जो रचना है, ये रचना दोस्तों किसकी है? ये रचना है केशवदास की। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास। अब रामचंद्रिका दोस्तों आपको पता है कि इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। किसको? रामचंद्रिका को। लेकिन रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा किसने है? तो कहा किसने है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। ये भी अपन को याद रख लेना। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने दोस्तों रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। और भाषा भूषण के रचयिता कौन है? तो जसवंत सिंह। यहां भी बहुत सारे कई लोग कंफ्यूज होते हैं, है ना। अब एक चीज आपको याद रख लेना दोस्तों कि भूषण का वास्तविक नाम क्या है। तो कुछ विद्वान इनका वास्तविक नाम घनश्याम मानते हैं और कुछ विद्वान इनका नाम मनीराम मानते हैं। मनीराम, आपको कहीं कहीं मनीराम भी लिखा मिल जाएगा, है ना। तो ऑप्शन अनुसार आपको उत्तर लगाना है मनीराम या फिर घनश्याम। ठीक है, भूषण को। तो भूषण वीर रस के कवि थे, ये भी आपको पता होनी चाहिए। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा। ठीक है, और भाषा भूषण, ये भूषण आ गया तो बहुत सारे लोग भूषण लगा आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। भाषा भूषण ये जसवंत सिंह की रचना कई बार पूछी गई, भूलना नहीं इस रचना को, है ना। डाउट्स वाली रचना है, इसलिए बहुत सारे लोग क्या लगा के आते हैं? बहुत सारे लोग लगा के आते भूषण, जो कि गलत हो जाता है। लेकिन आपको जसवंत सिंह लगाना है। भाषा भूषण जसवंत सिंह, है ना। आचार्य शुक्ल ने, और दोस्तों अपने ग्रुप में एक जसवंत सिंह हैं, इतना प्यारा बोलते हैं, इतने प्यारे बोलते हैं मानो जैसे भाषा भूषण हो। जसवंत है अपने ग्रुप में, इतना प्यारा बोलते हैं जैसे ऐसा लगता है जैसे भाषा भूषण हो, है ना। तो ये याद रख लेना जसवंत सिंह। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के बारे में दोस्तों घनानंद के बारे में कहा कि इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में कोई और कभी समर्थ नहीं हुआ। किनकी सी? घनानंद की। घनानंद जैसी ब्रजभाषा लिखने में कोई और कभी समर्थ नहीं हुआ। ये किसने कहा था? ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, और भूषण की शिवराज भूषण रचना में 105 अलंकारों का वर्णन है दोस्तों। शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? भूषण। भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? जसवंत सिंह। शिवराज भूषण इनका लक्षण ग्रंथ है, 105 अलंकारों का इसमें वर्णन मिलता है, ये भी अपन को याद रखना है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने देखा कि बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के हैं। ब्रहबारिश बोधा की रचना है। गंगा लहरी पद्माकर रत्नाकर और महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, 3 लोगों की है गंगा लहरी नाम से। काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। जाति विलास देव की रचना है दोस्तों, जाति विलास। भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। ये ना भूषण का वास्तविक नाम मनीराम या घनश्याम मिलता है। ठीक है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इसको अजायब घर किसने कहा? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। ये भी अपन को याद रख लेना। भाषा भूषण किसकी रचना है? तो जसवंत सिंह की रचना है। और आचार्य शुक्ल ने घनानंद के बारे में कहा कि इनकी सी विशुद्ध और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में कोई और कभी दोस्तों समर्थ नहीं हुआ। ये भी अपन को याद करना है। और बिहारी सतसई
ये ब्रज भाषा का ग्रंथ माना जाता है दोस्तों। बिहारी सतसई, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि बिहारी सतसई के रचनाकार कौन है तो आप बताओगे बिहारी। इसकी भाषा क्या है तो आपको बताना ब्रज। आपने देखा होगा दोस्तों रीति काल में ब्रज भाषा का बोलबाला था। आपने भक्ति काल में देखा होगा ब्रज और दोस्तों अवधि दोनों चल रही थी, लेकिन रीति काल में ब्रज भाषा का बोलबाला था, है ना। इसको आपको याद रख लेना। और उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये रचना भी कई बार पूछी गई। उद्धव शतक किसकी रचना है? उद्धव शतक किसकी रचना है? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर। गंगा लहरी किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर का उपनाम क्या था? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का उपनाम था दोस्तों जकी। जकी उपनाम से लिखते थे, है ना। और कवित्र रत्नाकर ये सेनापति की रचना है। और दोस्तों एक माता प्रसाद की भी रचना है कवित्र रत्नाकर। माता प्रसाद की भी रचना है कवित्र रत्नाकर और सेनापति की भी रचना है। बोले सर हमारी जो सेना है ये कैसी है? रत्न के समान है। रत्न के समान है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कवित्र रत्नाकर, सेनापति, ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं दोस्तों काय में, है ना। रीति काल में कौन? सेनापति। और देव कवि इटावा के रहने वाले थे। इटावा के थे, क्वेश्चन पूछा गया है। देव कवि कहां के थे? देव कवि कहां के थे ये पूछा गया है, तो आपको बताना इटावा के देव कवि, है ना। देव याद रख लेना दोस्तों, ये रसवादी आचार माने जाते हैं। कौन? देव कवि, है ना। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 713 दोहे हैं, किंतु किसी विद्वान ने 719 और किसी ने 723 दोहे भी माने हैं दोस्तों। बिहारी सतसई में 713 अधिकांश विद्वान मानते हैं, है ना, किंतु किसी विद्वान 719, कोई विद्वान 723 भी मानते हैं। ये भी अपन को याद रख लेना। भूषण ने वीर रस में रचनाएं की हैं दोस्तों। किस रस में की हैं? वीर रस में रचनाएं की हैं। इसको आपको याद रख लेना। वीर रस में रचनाएं की हैं दोस्तों भूषण ने। और शकुंतला नाटक ये नेबाज की रचना है। शकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती। शकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती, तो नेबाज बाज नहीं आती शकुंतला, ठीक है। तो शकुंतला नाटक नेबाज की रचना है, ठीक है। गीति संग्रह के रचनाकार कौन है दोस्तों? रसनिधि। गीति संग्रह आपसे पूछा जाएगा गीति संग्रह किसकी रचना है, आप क्या बताओगे? रस संग्रह, ये रसनिधि की है, ठीक है। और अंग दर्पण ये तो कई बार पूछी गई रचना। अंग दर्पण के रचनाकार कौन है? तब आपका उत्तर होता है रसलीन, है ना। अंग को दर्पण में देख देख के रसलीन। आपने देखा होगा, घर में देखा होगा, आप भी कई बार कम से कम 10 बार और दर्पण को देखते होंगे, है ना। कैसा लग रहा अंग, कैसा लग रहा है ना। तो अंग को दर्पण में देख देख रसलीन, अंग को दर्पण में देख देख रसलीन, तो अंग दर्पण रसलीन की रचना है। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर देखते हैं दोस्तों रीतिकालीन साहित्य पर संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का गहरा असर है। रीतिकालीन साहित्य पर किसका? संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा का, ठीक है। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? ये पद्माकर। कई बार पूछा गया प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है, इसको आपको याद रख लेना है सभी लोग दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि की है। बोले 50 पदम, है ना। प्रबोध पचासा और 50 पदम तो पद्माकर। कवि कुल कल्पतरु, कवि को कुल की चिंता, कवि को कुल की चिंता, तो कवि से कवि कुल, कल्पतरु और चिंता से चिंतामणि, ठीक है। इसको याद रख लेना। प्रबोध पचासा के रचनाकार पद्माकर माने जाते हैं, ये भी अपन को याद रखना है ना। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। यहां पर देखते हैं, यहां पर आपका लाल कवि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों बिहारी सतसई की जब बात आती है तो ऑप्शन में या तो आपको 719 दोहे मिलेंगे या आपको 713 दोहे मिलेंगे। तो आपको 719 दोहे मिले तो 719 लगा देना और 713 मिले तो 713 लगा देना, ठीक है, याद रख लेना। और छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य की रचनाकार कौन है? लाल। अपन बोलते ना कि मेरे लाल पर छत्र छाया है, बोले छत्र छाया किस पर? लाल पर। तो लाल कवि की रचना छत्र प्रकाश, है ना, प्रबंध काव्य है दोस्तों, ठीक है। हित तरंगिणी की रचनाकार, अब यहां पर कंफ्यूज होते हैं आप,
हिम तरंगणी और हित तरंगणी, है ना। कई लोग कंफ्यूज होते हैं। हिम तरंगणी के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दोस्तों सबसे पहले हिम तरंगणी के लिए। लेकिन हित तरंगणी ये कृपाराम की है। और बोले सर कृपाराम की होगी तो हित जरूर होगा, कृपाराम की होगी तो हित जरूर होगा, ये भी आपको याद रखना है। कृपाराम की होगी तो हित होगा और हित तरंगणी कृपाराम, ठीक है। ललित ललाम के रचनाकार कौन है? तो मतीराम, है ना। ललित मतलब होता है दोस्तों बहुत कोमल, कोमल होता है ना। ललित मतलब क्या होता है? कोमल होता है। और बोले सर हमारी मति भी कैसी हो जाए? ललित हो जाए। हमारी मति कैसी हो जाए? मति यानी कि भाव, अपन बोलते ना कि हमारी मति कहां मारी गई थी, है ना। तो इसको आपको याद रख लेना है। ये देखो ललित ललाम, ये रचना कई बार पूछी गई, मतीराम की, इनको आपको याद रख लेना। रस सारांश किसकी रचना है? ये रचना है भिखारी दास की। रस सारांश, है ना, रस सारांश भिखारी दास, है ना, ये आपको याद रख लेना। बोले भिखारी के रस का सारांश निकालो, भिखारी के रस का सारांश निकालो, ठीक है। तो रस सारांश के रचनाकार भिखारी दास है, ये याद रख लेना। रीति शब्द का अर्थ क्या होता है? काव्यांग निरूपण। रीति शब्द का दोस्तों अर्थ क्या होता है? काव्यांग निरूपण। दोस्तों काव्य के अंग पढ़े हैं आप लोगों ने। काव्य के अंगों का प्रयोग दोस्तों जहां पर किया जाता है ना, वो काव्यांग निरूपण के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ग्रंथ क्या कहलाते हैं? लक्षण ग्रंथ कहलाते हैं, है ना। और रीति शब्द का अर्थ भी क्या होता है? काव्यांग निरूपण होता है। और आपको पता है कि दोस्तों काव्य शास्त्रीय, है ना, काव्य शास्त्र, संस्कृत की काव्य शास्त्र से प्रभावित जो हिंदी का कोई काल अगर माना जाता है तो वो माना जाता है रीतिकाल। और रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास, रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना। कालक्रम की दृष्टि से अगर कभी पूछा जाए तो कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम को माना जाएगा। कृपाराम की रचना कौन सी है? हित तरंगणी। अगर कृपाराम की होगी तो क्या होगा? हित होगा, हित, ठीक है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? कई बार क्वेश्चन पूछा गया। श्रृंगार काल, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं अलंकृत काल में और श्रृंगार काल में। तो श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद ने। और अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। अब बोलो सर इसमें कैसे अंतर रखें, कैसे इसको याद रखें? तो विश्व के लोग क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार काल कौन कहेगा? विश्वनाथ कहेंगे, क्योंकि विश्व के लोग क्या कहते हैं? करते हैं, श्रृंगार करते हैं। इसलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद ने कहा। ऐसे अपन याद कर लेंगे, ठीक है। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तब आपका उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने कहा। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, अलंकृत काल और दोस्तों श्रृंगार काल, ठीक है। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा दोस्तों कलाकाल, है ना। रमाशंकर, राम और शंकर के पास जाना। बोले सर कला सीखना है तो कहां जाओगे? राम और शंकर के पास जाओ, अच्छे से दर्शन करके आओ, कला सीख जाओगे। कला, कोई मेरे पास आएगा बोले सर कला सीखना, मैं कहेंगे राम और शंकर के पास जाओ, है ना। तो कला काल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल। तीनों क्वेश्चन आते हैं। श्रृंगार काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद ने। अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। कला काल किसने कहा? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। यहां पर देखो अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले जो आचार्य हैं वो आचार्य कौन है? केशवदास, केशवदास हैं, ठीक है। भूषण बिनुना ब्राजीय कविता बनिता मित्य। तो अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले जो आचार्य हैं दोस्तों वो कौन है? केशवदास हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जल्दी से आपको बताना है। और जगत विनोद के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों पद्माकर। जगत विनोद के रचनाकार कौन है? पद्माकर, ठीक है। जगत विनोद पद्माकर, बोले जगत में विनोद पद्माकर, ठीक है। और प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा पद्माकर, ठीक है। प्रबोध पचासा पद्माकर, जगत विनोद पद्माकर, है ना। सुधा निधि की रचनाकार तोष कवि है दोस्तों। सुधा निधि, सुधा निधि ये किसकी रचना है? तब आप क्या बताओगे? बोले सर तोष कवि की रचना है। इनको अपन को धीरे धीरे पढ़ना है। जगत विनोद पद्माकर, सुधा निधि दोस्तों तोष कवि की रचना, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर आपने बताया है कि सर अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह माने जाते हैं, भामह माने जाते हैं। वेरी गुड। मार्कंडे वाजपेयी ने रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहा है दोस्तों। किसने? मार्कंडे वाजपेयी ने। अगर कभी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत किसने कहा, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि जो रीति काल है ये दोस्तों साहित्य, संस्कृति, समाज के पतन का काल था। कौन? रीति काल,
ठीक है। यहां पर स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी रीति काल में दोस्तों, और मार्कंडे वाजपेयी ने रीति काव्य को गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहा। ये क्वेश्चन आपसे कई बार आएगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो गुंडेपन और सोहदेपन की हरकत कहा है किसने? मार्कंडे वाजपेयी ने, ठीक है। यहां पर आते हैं, व्यंग्यार्थ कौमुदी की रचनाकार कौन है? व्यंग्यार्थ कौमुदी की रचनाकार कौन है? तो प्रताप शाही। और व्यंग का क्या होता है? व्यंग का क्या होता है दोस्तों? व्यंग का आपको याद रख लेना है, व्यंग का प्रताप होता है। व्यंग का क्या होता है? प्रताप होता है, ठीक है। इसको याद रख लेना, व्यंग का प्रताप होता है, इसलिए व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन होते हैं? प्रताप शाही। आप पढ़ते ना, हरिशंकर परसाई व्यंगकार माने जाते हैं, है ना। तो व्यंग का क्या होता है? प्रताप होता है। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार भी कौन होंगे? प्रताप शाही होंगे, प्रताप शाही, है ना। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को क्या कहा? साक्षात रसमूर्ति कहा दोस्तों, है ना। घनानंद को आचार्य शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति कहा है ना। और घनानंद को तो आप जानते ही हैं कि सर घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, इनको भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। यहां पर आ जाओ, विश्वनाथ प्रसाद ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संपादन वैज्ञानिक रीति से किया दोस्तों। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। और रसनिधि का वास्तविक नाम क्या है? पृथ्वी से है। ये क्वेश्चन आता है, रसनिधि, रस की निधि कौन है? रस की निधि है दोस्तों पृथ्वी। रस की निधि, निधि मतलब क्या होता है? भंडार, है ना। और रस की निधि कौन है? पृथ्वी। आपको हर एक चीज कहां से मिलती है? पृथ्वी से। तो रस की निधि कौन होगी? पृथ्वी। तो रस निधि का वास्तविक नाम भी क्या होगा? पृथ्वी से। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रस निधि का वास्तविक नाम क्या है, तब आपका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी से, ठीक है। बिहारी के प्रत्येक दोहे पर कृष्ण कवि ने दोस्तों क्या लिखे? सवैया लिखे हैं। प्रत्येक दोहे पर सवैया लिखे, किस कवि ने लिखे? कृष्ण कवि ने लिखे, ठीक है। और बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है। कितने दोहे? 713 दोहे, 719 भी अपन को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है, ये भी अपन को याद रख लेना। और दोस्तों रामचरितमानस के बाद अगर सबसे ज्यादा टीका लिखी गई विश्व में, तो वो लिखी गई बिहारी सतसई की। सबसे ज्यादा टीकाएं रामचरितमानस की लिखी गई, है ना। और रामचरितमानस के बाद जो टीका लिखी गई वो बिहारी सतसई की लिखी गई। और बिहारी सतसई आपको पता है दोस्तों, गागर में सागर भरने वाला ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? बिहारी सतसई, जिसके रचनाकार कौन है? बिहारी माने जाते हैं। बिहारी किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो रीति सिद्ध काव्यधारा से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपका बिहारी से बनता ही है। राधा चरण गोस्वामी ने बिहारी की तुलना पीयूष बरसी मेघ से की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि बिहारी की तुलना पीयूष बरसी मेघ से किसने की है? आप क्या बताओगे? राधा चरण गोस्वामी ने। किसने की है? राधा चरण गोस्वामी ने की है। और मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किया है। मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किया है, ये भी अपन को याद रख लेना, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं दोस्तों, रेवरेंड एडविन ग्रीव्स ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र कहा, है ना। किसने? रेवरेंड एडविन ग्रीव्स ने बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र। आपसे क्वेश्चन कैसा बनेगा? आपसे बनेगा कि निम्न में से बताइए बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र किसने कहा? तब आपको उत्तर लगाना है रेवरेंड एडविन ग्रीव्स ने, ठीक है। ध्रुपद गायन का संबंध किससे है? ब्रज भाषा से। एक क्वेश्चन कई बार आया है, ध्रुपद गायन का संबंध किससे है? तब आपका उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा से, ठीक है। कविवर देव का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका देव का वास्तविक नाम क्या था? देवदत्त। कहां के थे? इटावा के थे। एक क्वेश्चन भी आया है कि देव कहां के थे? इटावा के, है ना। कविवर देव का वास्तविक नाम क्या था? देवदत्त था, है ना। छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना? तो देव कवि ने माना। आप संचारी भाव पढ़ते हैं, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, लेकिन 34वां संचारी भाव किसने माना? देवदत्त ने माना, यानी कि देव कवि ने माना दोस्तों, ठीक है। और नायिका भेद की दृष्टि से प्रवणतम रचना करने वाले आचार कवियों में कौन है? तो देव कवि। कौन है? आपको पता है दोस्तों कि रीति काल में श्रृंगार की प्रधानता थी, है ना। तो इसे श्रृंगार काल कहा था मिश्र बंधुओं ने, ठीक है। अलग श्रृंगार काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद ने। और दोस्तों इसे अलंकृत काल कहा था किसने? मिश्र बंधुओं ने, ठीक है। और आलम की माधवा नल काम कंदला, है ना। और आपको पूछा गया एक क्वेश्चन है कि माधवा नल काम कंदला के रचनाकार कौन है? तब आपका उत्तर क्या होगा? बोले सर यहां पर आया काम, और काम करते करते बोले सर आलम खराब हो गया।
कई बार होता ना ऐसा, आपसे पूछते क्या हो गया, बोले काम करते करते आलम खराब हो गया। तो वही तो पूछा गया यहां पर कि माधवानल काम कंदला के रचनाकार कौन है, तो काम करते करते आलम, आलम खराब हो गया, तो रचनाकार कौन होंगे, आलम, आलम होंगे इसके रचनाकार। ये रचना कई बार पूछी गई, लेकिन इसकी भाषा कौन सी है दोस्तों, अवधी भाषा है। और जब अवधी भाषा की बात आती है तो हम पढ़ लेते हैं कि सर रामचरितमानस की भाषा भी क्या है, अवधी है। और अवधी पता है आपको दोस्तों पूर्वी हिंदी से संबंधित मानी जाती है। अपन पढ़ते ना पूर्वी हिंदी की बोलियों में अब छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन भाषाएं हैं जो पूर्वी हिंदी से संबंधित मानी जाती हैं, है ना। और माधवानल काम कंदला की भाषा भी क्या है, अवधी है ना। श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता संपन्न कवि कौन है, श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता संपन्न कवि कौन है, तब आपका उत्तर होगा सेनापति। कवित्र रत्नाकर के रचनाकार कौन है, सेनापति, है ना। आपसे पूछा जाएगा रीतिकाल में ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं सेनापति, है ना। तो सेनापति के बारे में याद रखना। और कवित्र रत्नाकर इनकी कई बार पूछी गई है दोस्तों, है ना। रतन हजारा के लेखक कौन है, रसनिधि, रसनिधि। रसनिधि का वास्तविक नाम क्या पढ़ा था आपने, पृथ्वी से। रसनिधि का वास्तविक नाम क्या पढ़ा था, पृथ्वी से, है ना। और आपको पता है बोले रतन हजारा हैं कहां पर, पृथ्वी में। रतन हजारों हैं, हजारों रतन मिलते हैं हमें पृथ्वी में, तो रतन हजारों हैं पृथ्वी में, तो रतन हजारा की रचनाकार पृथ्वी से है ना। और रसनिधि का वास्तविक नाम पृथ्वी से है, तो रसनिधि आपको भूलना नहीं है, कई बार आपसे पूछा जाएगा। काव्य कल्पद्रुम, काव्य कल्पद्रुम सेनापति, है ना। कवित्र रत्नाकर सेनापति, ये दोनों रचनाएं पूछी जाती हैं दोस्तों। काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार सेनापति, कवित्र रत्नाकर के रचनाकार सेनापति, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने भूषण का मूल नाम घनश्याम, घनश्याम बताया दोस्तों, किसने, विश्वनाथ प्रसाद ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने भूषण का मूल नाम क्या बताया, मूल नाम बताया घनश्याम, मूल नाम क्या बताया दोस्तों, घनश्याम बताया। ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर यहां पर आते हैं, जबकि गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया, तो ये भी अपन को याद रख लेना। भूषण का विश्वनाथ ने क्या बताया, घनश्याम, और गणपति चंद्रगुप्त ने क्या बताया, पतिराम या मनीराम बताया, पतिराम या मनीराम बताया। इसकी पीडीएफ ऐप में डली है, पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो दोस्तों। जिसका भी एग्जाम 3 जुलाई को है, आसपास है, वो पीडीएफ से पूरा पढ़ सकते हो। इसको पढ़ने की जरूरत है आपको, इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। जबकि गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का नाम पतिराम या मनीराम माना, ये आपको चल गया, है ना। शतरंज सतिका, ये शतरंज सतिका है, शतरंज सतिका के लेखक कौन है, तो शतरंज सतिका के लेखक माने जाते हैं दोस्तों भिखारी दास। और भिखारी दास की सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली रचना कौन सी है, तो वो रचना है काव्य निर्णय। आपसे पूछा जाता है कि काव्य निर्णय की रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर होता है भिखारी दास, है ना। शतरंज सतिका के रचनाकार कौन है, बोले भिखारी दास। बोले सर भिखारी शतरंज खेल रहा है, शतरंज, तो शतरंज सतिका भिखारी दास, है ना। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान, बोधा की प्रेमिका का नाम सुभान, याद रख लेना। बोधा ब्रहबारिश रचना है बोधा की, इश्क नामा रचना है बोधा की, सुजान सागर रचना है दोस्तों घनानंद की, है ना। और आपको पता होगा कि इश्क लता रचना है किसकी, घनानंद की। और बोधा और सुजान, सॉरी घनानंद, ये दोस्तों रीति मुक्त काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। और सुजान की, सुजान दोस्तों घनानंद की प्रेमिका थी, और सुभान ये बोधा की प्रेमिका थी। तो ये प्रेमिका वाला भी चक्कर है यहाँ पर, सुजान और बोधा, ठीक है। जहांगीर जस चंद्रिका के लेखक कौन है, तो आचार्य केशव दास हैं। जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, है ना। जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी मानी जाती हैं, बोले सर ये रचनाएं हैं केशव दास की, आचार्य केशव दास, रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशव दास की हैं, है ना। इनको याद रखो। सुजान चरित के रचनाकार सूदन कवि हैं दोस्तों। सुजान चरित, सुजान चरित पूछा, तो सुजान चरित की सूदन कवि की रचना कई बार पूछी गई। क्यों पूछी जाती है, क्योंकि यहां पर सुजान आया और आपने रट्टा मारा है। क्या रट्टा मारा है कि सुजान तो घनानंद की प्रेमिका का नाम था, तो आप आओ देखोगे ना ताओ और घनानंद लगा के आओगे, लेकिन यहां पर नहीं लगाना है अपन को। इनको याद रख लेना है कि दोस्तों सुजान चरित ये सूदन कवि की रचना है। किस कवि की रचना है, सूदन कवि की रचना है। ये कभी नहीं भूलना है। बोले सुजान को सूजन है, सूजन आ जाती ना कभी कभी, बोले सर सुजान को सूजन है, तो सूदन कवि, ठीक है। सुजान को सूजन,
तो सूदन कवि। नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन रीति काल की प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है, श्रृंगार रस का विवेचन और नायिका भेद। जबकि आपको पता है कि नायिका भेद और दोस्तों श्रृंगार रस द्विवेदी युग में जाके ये सब खत्म हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी दोस्तों है ना, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, नायिका भेद संबंधी नहीं करते थे, रस श्रृंगार रस विवेचन ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और आपको पता है द्विवेदी युग में है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो जलवा चल रहा था उनका है ना। खड़ी बोली को दोस्तों उन्होंने बनाया, खड़ी बोली के आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयत्न किया, ठीक है। तो ये भी याद रखोगे। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान केशवदास की रसिक प्रिया में माना जाता है दोस्तों। और इनकी जो रसिक प्रिया है, ये रसिक प्रिया रस ग्रंथ माना जाता है और कवि प्रिया इनका अलंकार ग्रंथ माना जाता है। कभी कभी ऐसा भी आता है केशवदास का रस संबंधी ग्रंथ कौन सा है, तो रसिक प्रिया। केशवदास का अलंकार संबंधी ग्रंथ कौन सा है, तो इनका कवि प्रिया। कवि प्रिया अलंकार संबंधी ग्रंथ और दोस्तों रसिक प्रिया रस संबंधी ग्रंथ, ठीक है। यहां पर देखो लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु की रचयिता कौन है, तो चिंतामणि। कवि को कुल की चिंता, कवि को कुल की चिंता, ये भी आपको याद रख लेना। और कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार कौन है, आपको बताना है, कमेंट में लिखो कवि कुल कंठाभरण। कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार कौन माने जाते हैं, आपको जल्दी से बताना है, फटाक से लिखेंगे, फटाफट बताओ। सुजान हित कृपा कंद वियोग बेली ये घनानंद की कृति हैं। सुजान हित के रचनाकार घनानंद, कृपा कंद के रचनाकार घनानंद, वियोग बेली किसकी रचना है, वियोग बेली बल्ली है ना, ये घनानंद की रचना है। ये घनानंद को भी आपको याद करना है। और बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे दोस्तों। ये बिहारी के दरबारी कवि भी पूछा जाता है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, तो अब आपके क्या बताओगे, राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी, राजा जयसिंह के है ना। और कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार दूल्ह कवि हैं, जो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। कवि कुल कंठाभरण के रचनाकार कौन है, दूल्ह कवि। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थोड़ा बहुत तो याद है आप लोगों को, आज तो कुछ खाकर आए हैं, ठीक है। और बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि हैं। ग्वाल कवि रीतिकालीन कवि हैं दोस्तों, ग्वाल कवि भी है रीतिकालीन कवि, ठीक है। द्विजदेव ये रीति मुक्त, यहां पूछा जाता है द्विजदेव, द्विजदेव पूछा जाता है। और देव में चक्कर खाते हो आप लोग, यहां पर देव आ गया तो आप लोग चक्कर खा जाते हो। द्विजदेव, देव आ गया तो आप समझते कि वो ही देव हैं, लेकिन देव कवि जिनका वास्तविक नाम देवदत्त था, जो इटावा के थे, वो अलग हैं और द्विजदेव अलग हैं। देव कवि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, जबकि द्विजदेव रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। कंफ्यूज नहीं होना द्विजदेव और देव में, ठीक है। तो देव कवि का वास्तविक नाम देवदत्त था और द्विजदेव ये रीति मुक्त काव्य। एक क्वेश्चन कई बार आया, द्विजदेव किस काव्यधारा से संबंधित हैं, तो रीति मुक्त काव्यधारा से संबंधित हैं, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है, तो प्रधान मुक्तक कवि है दोस्तों घनानंद। और यहां पर देखो साहित्यानंद और कवि दर्पण ग्वाल कवि की रचना मानी जाती है। साहित्यानंद और कवि दर्पण ये किसकी है, ग्वाल कवि की रचना है ना। और पद्माभरण का, पद्माकर का पद्माभरण, पद्माकर की रचना पद्माभरण है ना। प्रबोध 50, प्रबोध 50 है ना। और पद्माकर को याद रख लेना दोस्तों, गंगा लहरी भी इनकी एक रचना है ना, किसकी, पद्माकर जी की। कई बार रचना पूछी जाती है ना। और दोस्तों और ये पद्माभरण भी इनकी रचना है पद्माकर की। ये अपना रीति काल से महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको अपन ने दोस्तों है ना पढ़ लिया, थोड़ा बहुत यहां पर आपने याद कर लिया। किसी किसी का रिवीजन हो गया होगा, किसी किसी ने नया पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, आप निरंतर पढ़ते रहो, अध्ययन आपका चालू हो जाएगा है ना। और दोस्तों भारतेंदु युग महत्वपूर्ण तथ्यों को अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सभी लोग तैयार रहें। आचार्य शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। ऐसा क्वेश्चन कैसा आएगा, भारतेंदु युग की समय सीमा बताना है आप लोगों को, जल्दी से बताओ भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है, फटाक से आपको लिखना है ना। और आचार्य शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह से नहीं जमी थी, ये किसने कहा है, ये कहा है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। और भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। ये तो कई बार दोस्तों, ये कई बार पूछा गया कि फूलों का गुच्छा के रचनाकार कौन है, फूलों का गुच्छा के रचनाकार कौन है,
तब आपका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु, है ना। ये याद रख लेना। ये दोस्तों खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है फूलों का गुच्छा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, है ना। यहां पर दोस्तों आपको लगाना है 1850 से लेकर के 1900 का जो युग माना जाता है वो माना जाता है अपना दोस्तों कौन माना जाता है, वो माना जाता है अपना भारतेंदु युग। ठीक है, वेरी गुड। तो इसको अपन को याद रखना है। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है तो फूलों का गुच्छा, एक कई बार क्वेश्चन आया है, भूलना नहीं इसको। ठीक है, भारतेंदु के अनुसार 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसके अनुसार? भारतेंदु के अनुसार 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। आपसे पूछा जाता है कि हिंदी नई चाल में कब ढली, आपको बताना 1873 में। किसके अनुसार? भारतेंदु के अनुसार। ये क्वेश्चन आया है कई बार, छूटता नहीं है दोस्तों, है ना, ये याद करना है। ठीक है, और भारतेंदु ने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी दोस्तों। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में। ठीक है, 1873 में। यहां पर आ जाते हैं, भारतेंदु पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए दोस्तों। पुष्टि मार्ग में, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है, जल्दी से आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर बताएं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। और भारतेंदु भी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। एक क्वेश्चन आया है कि निम्न में से बताइए भारतेंदु दोस्तों किस काव्य धारा से संबंधित हैं, तो भारतेंदु कृष्ण काव्य धारा से संबंधित हैं और ये पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक तो आपको ही बताना है, जल्दी से बताएं फटाफट से। भारतेंदु को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। एक क्वेश्चन आएगा आपके लिए, नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता, तब आप किसे बताओगे? भारतेंदु को कहा जाता है। भारतेंदु का जन्म कब हुआ था? 1850 में हुआ था। मृत्यु कब हो गई? 1885 में हो गई, है ना। मात्र 35 साल में हो गई दोस्तों। और 35 साल में इतना कुछ कर गए कि इस एक युग का नाम भारतेंदु युग पड़ गया। और पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते वल्लभाचार्य, है ना, पुष्टि मार्ग के। और इसी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे दोस्तों कौन? भारतेंदु जी। ठीक है, बकरी बिलाप के रचनाकार कौन है, तब आपका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु। बकरी बिलाप करती है, बोले सर भारतेंदु। बकरी बिलाप भारतेंदु, है ना। भारतेंदु ने अधिकतर ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। आपको पता है दोस्तों कि भारतेंदु युग में काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी, है ना, काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी, जबकि गद्य की भाषा दोस्तों खड़ी बोली, है ना, खड़ी बोली गद्य तक सीमित रही। और जब दोस्तों खड़ी बोली द्विवेदी युग में पहुंचे तो वहां पर गद्य और पद्य दोनों लिखा जाने लगा काय में, खड़ी बोली में। और खड़ी बोली का स्वर्ण युग किसे कहा जाता, अगर ऐसा कभी आ जाए तो वो कहा जाता है छायावाद को, है ना। अपनी चरम सीमा पर थी दोस्तों छायावाद में खड़ी बोली। तो ये भी याद रख लेना। बकरी बिलाप कई बार बोले, भारत में बकरी बिलाप करती है, कहां पर? भारत में। तो बकरी बिलाप भारतेंदु जी की रचना है। और भारतेंदु ने अधिकतर ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं दोस्तों। ये कई बार पूछा गया कि भारतेंदु ने किस भाषा में रचनाएं की, तो ब्रज भाषा में, है ना। भारतेंदु युग की भाषा कौन सी, काव्य की भाषा कौन सी है, तो ब्रज भाषा, है ना। और दोस्तों हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। और मैंने आपको याद करवाया है कि सर हिंदी प्रदीप जो दोस्तों ये पत्र था, तो अपन ने ये कई बार पूछा गया, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट थे। और याद कैसे किया था? प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए। तो प्रदीप से हिंदी प्रदीप और बाल से दोस्तों बालकृष्ण भट्ट, प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, बोले सर, है ना। और समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे आप पढ़ते हो कि इति वृत्तात्मकता दोस्तों द्विवेदी युग की विशेषता है, वैसे ही समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। ये याद रख लेना, क्वेश्चन आता है समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, तब आपको उत्तर लगाना है भारतेंदु युग की विशेषता है समस्या पूर्ति, है ना। कली कौतुक रूपक के रचनाकार कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र। और मैंने कई बार आपको बताया है ना, कि कली का बोले सर प्रताप होता है, कली कौतुक रूपक, है ना, कली कौतुक रूपक, ये इसका प्रताप होता है। बिल्कुल सही है, 1977 का है ये दोस्तों हिंदी प्रदीप, है ना। और ये मासिक पत्र माना जाता है। वेरी गुड, इनको याद रखेंगे। कली कौतुक रूपक के रचनाकार कौन है, प्रताप नारायण मिश्र हैं। और कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत अयोध्या प्रसाद खत्री ने
खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों कविता के लिए। और प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है, तो प्रेमघन माने जाते हैं। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है, आपसे पूछा जाएगा प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं, तो वो लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, यहां तक अपन ने दोस्तों भारतेंदु युग को पढ़ा। अब आगे अपन दोस्तों कल पढ़ेंगे, है ना, इस भारतेंदु युग को। ठीक है, 1 तारीख से इसी टाइम अपनी दोस्तों शुरुआत से सिलेबस हो जाएगा, और इस क्लास को कहां पर एडजस्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अपन 2:30 से एक क्लास और रख लेंगे। 2:30 से अपनी दोस्तों आधा घंटे की निचोड़ क्लास चलेगी, 2:30 से लेकर के दोस्तों 3 बजे तक, है ना, आधे घंटे तक अपन निचोड़ क्लास चलेंगे दोपहर में। और शाम को यहां पर जो क्लास चलती है, यहां पर शुरुआत से अध्ययन चालू हो जाएगा, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास से अध्ययन चालू होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत से चालू होगा, और वो क्लास होगी शाम को 6:30 बजे। ठीक है, और दोस्तों 5 बजे आपका गद्य साहित्य मतलब नई कविता चल रहा है तो वो कंटिन्यू करना, उसमें गद्य साहित्य आएगा, और यहां पर आदिकाल से शुरुआत करेंगे। तो यहां से अपन आदिकाल वाले पोर्शन को कंप्लीट करेंगे दोस्तों, यानी कि दोस्तों अपना पद्य साहित्य, और फिर आधुनिक काल को कंप्लीट करेंगे, और 5 वाली क्लास में दोस्तों अपन गद्य साहित्य को कंप्लीट करेंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, और दोनों क्लासों के माध्यम से अपन एक और रिवीजन वाली क्लासों को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। 2:30 बजे अपन एक क्लास का 1 जुलाई से अपन कर लेंगे। 1 जुलाई में बता दूंगा आपको, आधा घंटा 2:30 से लेकर के अपन दोस्तों 3 बजे तक पढ़ेंगे उस क्लास में। उस क्लास में अपन निचोड़ क्लास को वहां पर ले जाएंगे, और अपनी नई क्लास यहां पर चालू हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से पढ़ते रहें आनंद से दोस्तों, है ना, क्लास कोई भी आपकी मिस नहीं होगी। एग्जाम का टाइम है, हमेशा हम साथ देने के लिए तैयार हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा छोड़ के, एक एक चीज दोस्तों आपके लिए करवाऊंगा, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद सभी साथियों को, और इसी प्रकार से दोस्तों पढ़ते रहें। ठीक है, और आगे बढ़ते रहें दोस्तों, और लिखते रहें, और जितना आपका बनेगा उतना मैं आपके तक दोस्तों मेहनत करके आप लोगों तक लेकर के आऊंगा। ठीक है, और सभी लोग शामिल होंगे दोनों क्लासों में, 5 वाली में, 6:30 वाली में, और दोस्तों 2:30 वाली में, है ना। ये सारी क्लासें आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए एक बेहतर अध्ययन, बेहतर चीजें मिलें। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी साथियों को धन्यवाद, और दोस्तों पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। जय हिंद।